तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार। आप सोच रहे होंगे आखिर आज नोबेल प्राइज का क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आपने पिछले कई दिनों में एक समाचार सुना होगा, एक न्यूज सुनी होगी कि एक देश है अमेरिका, वहां के एक महान राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीस नोबेल प्राइज 2025 के लिए वो सभी लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नॉमिनेट करें, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया जाए, उन्हें नामित किया जाए, जिससे नोबेल प्राइज देने वाले जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा 2025 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा सके। अब इतनी आतुरता, इतनी आकुलता डोनाल्ड ट्रंप को क्यों है? आखिर वो क्यों चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया जो उन्हें चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं अमेरिका के, और बिजनेस के बाद वो पॉलिटिक्स में आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है यानी अमेरिका का राष्ट्रपति, वो पद भी प्राप्त कर लिया, और एक नहीं दो बार। अब बस उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बचती है जो उनके सबसे बड़े कंपटीटर बराक ओबामा को मिल चुकी है। ओके, तो वो चीज क्या है? वो है नोबेल पीस प्राइज, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार। उनके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इस पुरस्कार से कैसे वंचित रह जाए, इसीलिए वो चाहते हैं, इसीलिए उनके अंदर बड़ी व्यग्रता है, इसीलिए उनके अंदर बड़ी आकुलता है कि यह पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया जाए, ओके, और दूसरी बात कि यह पुरस्कार बेसिकली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि दोस्तों इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्वीडन के बहुत ही बड़े, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे आविष्कार किए और बहुत सारे आविष्कारों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा धन कमाया। ही वॉज वन अमंग द रिचेस्ट पीपल ऑफ स्वीडन। उनके सभी आविष्कारों में जो सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है उसका नाम है डायनामाइट। डायनामाइट के बारे में तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे ही। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका दोहरा उपयोग किया जाता है। युद्ध में इसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है, और शांति के लिए इसका उपयोग जो है वो माइनिंग में किया जाता है। बड़े बड़े पत्थरों, बड़ी बड़ी चट्टानों को ये पलक झपकते ही, डायनामाइट इतना ताकतवर होता है कि पलक झपकते ही ये बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को ये ब्लास्ट कर देता है, ये उड़ा देता है डायनामाइट। तो डायनामाइट के आविष्कार से पूरी दुनिया में युद्ध की जो तकनीकी थी, पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने की जो टेक्निक थी, वो टेक्निक चेंज हो गई, वो टेक्निक बदल गई। ओके, पहले जो युद्ध था वो बंदूकों से, भालों से, तलवारों से लड़ा जाता था, लेकिन डायनामाइट के आने के बाद ये युद्ध बम से लड़ा जाने लगा। और बम गिराने के लिए, युद्ध स्थल में बम गिराने के लिए जब ये डायनामाइट आया, उसके बाद जो फाइटर क्राफ्ट्स का आविष्कार हुआ, फाइटर क्राफ्ट्स भी उसी के साथ आ गए कि दुश्मनों के ऊपर बम कैसे गिराया जाएगा। तो फ्लाइट से, यानी ऊंचाई पर जाकर के हवाई जहाजों से बम गिराया जाएगा। तो हवाई जहाज भी बड़े पैमाने पर युद्धों में उपयोग में लाए जाने लगे।
अब इस संदर्भ में हम देखते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो उसमें तो सिर्फ डायनामाइट का यूज हुआ, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया फिर उसमें डायनामाइट का उपयोग किया गया फाइटर प्लेन्स के जरिए। तो कुल मिला के कहानी यह है कि डायनामाइट ने दुनिया की दिशा बदल दी। और अगर युद्ध की बात छोड़ दी जाए और पीस की बात की जाए तो शांति में भी माइनिंग का जो पूरी इंजीनियरिंग थी, यानी खनन की जो पूरी इंजीनियरिंग थी, वो इंजीनियरिंग बदलने में डायनामाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। आज भी माइनिंग में डायनामाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इतनी बड़ी खोज के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन यह अफवाह उड़ गई कि अल्फ्रेड नोबेल दुनिया में नहीं रहा, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। तो जब यह अफवाह दुनिया में उड़ी, जब यह अफवाह दुनिया में फैली, तो अगले दिन न्यूज़पेपर्स ने एक बड़ा सा फ्रंट पर हेडिंग दिया कि मौत का सौदागर मौत की नींद में सो गया। अब ये चूंकि अफवाह थी, तो सुबह सुबह जब अल्फ्रेड नोबेल ने न्यूज़पेपर ओपन किया तो न्यूज़पेपर ओपन करते ही उन्हें फ्रंट पेज पर सबसे पहले पन्ने पर सबसे पहली बड़ी खबर जो मिली वो यही मिली, इसी टाइटल के साथ कि दुनिया में मौत का सौदागर मौत की नींद में सो गया। तो उन्हें यह खबर पढ़ने के बाद और उस खबर को जब अंदर से देखा उन्होंने, जब उस खबर का पूरा डिटेल पढ़ा और उसमें उनका नाम लिखा था मौत के सौदागर के तौर पर, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। ही वॉज वेरी इनोसेंट। उन्होंने डायनामाइट की खोज युद्ध के लिए नहीं की थी। भाई किसी ने भी पाषाण काल में आग की खोज की थी तो इसलिए थोड़ी की थी कि आग से किसी का घर जलाया जाए। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है ना कि हम किसी भी चीज का उपयोग किस संदर्भ में करते हैं, यानी किसी भी टूल का उपयोग हम पॉजिटिव या निगेटिव एस्पेक्ट में करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने चाकू खोजा था, किसी ने चाकू यानी नाइफ की खोज की थी, तो नाइफ की खोज इसलिए थोड़ी की गई थी कि किसी की हत्या कर दी जाए। तो खोज करता तो सिर्फ खोज करता है, खोज करने के पीछे उसका कोई पर्पज या कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि यह आविष्कार मेरा इस काम में यूज आएगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद जब वो चीज अस्तित्व में आ जाती है तो इसके बाद जो है वो अलग अलग पर्पज में यूज की जाने लगती है। कुछ चीजें होती हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और कुछ चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। ये डायनामाइट का दुर्भाग्य रहा कि डायनामाइट का जो पीस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन था उसे कम करके आंका गया और युद्ध के क्षेत्र में उसका जो यूज था उसे ज्यादा करके आंका गया। ये न्यूज पढ़ने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मेरा नाम डायनामाइट के साथ कम और मेरे अच्छे काम के लिए ज्यादा जाना जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मुझे इस संज्ञा से विभूषित किया जाए, मौत का सौदागर। और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी कमाई हुई जो अकूत धन संपत्ति है उससे एक बहुत बड़ा फंड बनाएंगे, उससे एक बहुत बड़ा कोष बनाएंगे और उस कोष के द्वारा उन लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उन लोगों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। किन लोगों को? जो लोग मानव जाति के कल्याण के लिए, जो लोग मानवता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कहानी है नोबेल प्राइज के डेवलप होने की, ये कहानी है नोबेल प्राइज के विकसित होने की। अंततः 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई और उनकी मृत्यु के बाद एक फाउंडेशन बना। ये फाउंडेशन को हम रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी के नाम से जानते हैं। यही एकेडमी है जो नोबेल पुरस्कार देती है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ये पुरस्कार दिया जाता है मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, ये पुरस्कार दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में, ये पुरस्कार दिया जाता है
पीस के फील्ड में, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो मूलतः यही 5 फील्ड थे जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। बाद में चलकर इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल पुरस्कार देने का प्रचलन शुरू हो गया। तो एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कुल 6 क्षेत्र हैं, कुल 6 फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में दिया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष अक्टूबर में विजेताओं के नाम की घोषणा की जाती है। जिन भी लोगों को यह नोबेल पुरस्कार मिलता है उन्हें नोबेल लॉरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें नोबेल लॉरेट्स कहते हैं। ये बात आप सब बच्चे ध्यान रखना, खासकर जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं वो अक्सर इसके लिए नोबेल प्राइज विनर शब्द यूज करते हैं, बट ये सही शब्द इसके लिए नहीं है। नोबेल प्राइज विनर्स के लिए जो सही शब्द है वो नोबेल लॉरेट्स है। यह पुरस्कार उन्हीं की पुण्यतिथि पर, यानी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, 10 दिसंबर को हर वर्ष दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्षेत्र में जिन भी वैज्ञानिकों या जिन भी संगठनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, किस फील्ड में? मानव कल्याण या मानवता के विकास के फील्ड में, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि यह हमारा टॉपिक पीस से जुड़ा हुआ है, शांति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम शांति पुरस्कार की बात करते हैं। यानी पीस का जो नोबेल प्राइज होता है हम उसकी बात करते हैं। यह पुरस्कार पीस के फील्ड में, शांति के क्षेत्र में उस व्यक्ति या उन संगठनों को दिया जाता है जो दो देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में कुछ अच्छा काम कर रहे हों, या ऐसे दो देश जो आपस में युद्ध में रत हों, उनके बीच शांति समझौता कराने में अच्छा काम कर रहे हों, या दुनिया में आपसी जो सहयोग है वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए, वैश्विक पटल पर देखा जाए, तो जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है, उसको इंप्रूव करने में जो लोग या जो संगठन अच्छा काम कर रहे हों उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम 2024 के नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो यह पुरस्कार जापान की संस्था निहोन हिडांक्यो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये निहोन हिडांक्यो को दिया गया था। निहोन हिडांक्यो क्या है? ये निहोन हिडांक्यो ऐसे लोगों का एक संगठन है जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था उससे प्रभावित हुए थे। तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम से प्रभावित लोगों को हिबाकुसा कहा जाता है। तो हिबाकुसा के सदस्यों ने मिलकर के, हिबाकुसा मींस हो गया कि ऐसे लोग जो हिरोशिमा और नागासाकी की घटना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे, या ऐसा कह सकते हो जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो उनके द्वारा यह संगठन बनाया गया 1956 में। और यह संगठन आज क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है? यह संगठन पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की दिशा में या मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए। मित्रों, डिस्क्लेमर में मैं बोल दूं कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट नहीं है, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर व्यंग है, क्योंकि उन्होंने गाजा के 22 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को वहां से हटाकर इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने और गाजा पट्टी पर, यानी जो गाजा स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पर बेहतरीन रिसोर्ट्स की चेन एस्टैब्लिश करने की एक प्लानिंग बनाई हुई है। और भगवान न करे उनकी ये योजना सफल हो जाए। अगर उनकी योजना सफल हो गई तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, 22 लाख लोगों से उनका घर छीन लिया जाएगा। उनके इस महान प्लानिंग के लिए, उनकी इस ग्रेट प्लानिंग के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने ईरान पर 3000 पाउंड का भारी भरकम बम गिराकर ईरान और इजराइल के बीच एक लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करवाने में, मतलब अब यह नहीं पता है कि वो युद्ध परमानेंटली खत्म हुआ है या आने वाले समय में वो और भयावह रूप धारण करेगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो ईरान खामोश है। तो इस युद्ध को रुकवाने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। और तीसरी चीज कि दुनिया में एक देश है जो कहता खुद को पाकिस्तान है, बट सही मायने में उसका नाम आतंकिस्तान होना चाहिए। और वहां का, उस देश का एक बहुत ही बदमाश धूर्त किस्म का इंसान उस देश का प्रधानमंत्री है। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि उस बदमाश का नाम शरीफ है। ओके, तो वो जो आतंकिस्तान है, आतंकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से भारी भरकम फंड मिला, भारी भरकम वित्तीय सहायता मिली और सैन्य सहायता के रूप में अमेरिका की तरफ से हथियार मुहैया कराए गए, जिससे वो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देकर के शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बताइए, इस इतने बड़े-बड़े योगदान के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज ना मिले तो भाई ये दुनिया के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ये दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी। तो मित्रों, आज इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।